कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोग कर रहे हैं अपने दिमाग में, जो भी सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं लगभग, ठीक है ना। लगभग यूपीएससी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, सारे मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं। तो जहां पे भी कोई भी दिक्कत हो ना, डायरेक्टली आप मेंटर से जाके मिलिए, ठीक है। मेंटर से पूछिए कि किस तरीके से वो करना है। आज से जो हम लोग शुरू करेंगे ना, अब तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें नीट, आरईआर, ठीक है ना, रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर, मतलब जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे के सारे आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, आप देखोगे तो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, पिछले साल इकोनॉमिक्स के लगातार 4-5 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे पीएम जनधन योजना, फसल बीमा योजना, सारी चीजें डिस्कस की गई थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग मेंस की, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग मेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, और कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक है टिप्पणी करें ना, कमेंट ऑन दैट, टिप्पणी करें। कहां पे छोटा, कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक है टिप्पणी करें, ठीक है। यूपीएससी मेंस 2013 लिख लीजिएगा, इंडिकेट कर लीजिएगा, यूपीएससी मेंस 2013। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिर्फ तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, अपितु भूमि सुधार भी आवश्यक है, टिप्पणी करें, ठीक है। भारत में, तीसरा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। भारत में भूमि सुधार एवं कृषि उत्पादकता आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, ठीक है ना, हम होमोसेपियंस हैं, एक प्रजाति जो कि इवॉल्वेट हो रही है। सबसे पहले हम बायोलॉजिकली इवॉल्व हो गए, ठीक है ना, शारीरिक रूप से इवॉल्व हुए, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बने, ठीक है ना। पहले जानवर जो थे उनका जो नियोकॉर्टेक्स था छोटा था, हमारा दिमाग बड़ा है, ठीक है ना, तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी हमारी बढ़ गई। कृषि एक स्पेसिफिक ऐसा क्षेत्र है ना जो आप हर एक सब्जेक्ट में लगभग पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, कि किस तरीके से कृषि में जो कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो वो किस तरीके से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर रहा है, ठीक है ना।
दूसरी चीज ज्योग्राफी की आप बात करोगे तो सॉइल टाइप किस तरीके होना चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स वगैरह क्या होती हैं, ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन पर्सपेक्टिव अगर जो इकोनॉमी का हो, ठीक है ना, अगर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखोगे तो भूमि सुधार एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जिसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है ना जहां पे भूमि एक संसाधन नहीं, स्टेटस की वो है। इसके पास 10 मंडा जमीन है मतलब मालदार पार्टी है, इसके पास 1 मंडा जमीन है मतलब गरीब है, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है ना, अब कृषि की अगर जो देखोगे हमारे देश में स्थिति, ये जीडीपी का 18.8% हिस्सा अभी भी होल्ड करता है, ठीक है ना, कृषि में। और क्या है 1950 और 51 में यह कितना था, 55.4%। इसके पहले भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें भी उत्पादन का स्तर 50% से अधिक मिलेगा, ठीक है ना। उस सेक्टर में क्या है, आप वो प्रधान बोलोगे। अगर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से 50% से अधिक योगदान है तो उद्योग प्रधान देश, कृषि में है तो कृषि प्रधान देश, ठीक है। तो कृषि में कितना कंट्रीब्यूशन है अभी, 18.8%। और ये 18% की उत्पादन पे लगभग 65% जनसंख्या डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो गरीब किसान है वो गरीब हैं, ठीक है ना, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है। तो 65% जनसंख्या मात्र इस 18% के उत्पादन पे गुजारा कर रही है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है हमारे देश में जो असंगठित है, असंगठित है। 1940 के पहले कृषि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए कि 1940 के पहले कृषि को प्राइम मूविंग फोर्स बोला गया था, ठीक है ना, मुख्य प्रेरक शक्ति, ठीक है। जब कृषि के ही माध्यम से हम जो है सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहे थे। हरित क्रांति हुई, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म कृषि के अंतर्गत में, इससे हमने क्या किया, उत्पादन का स्तर बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति का फायदा स्पेसिफिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सारे राज्यों में अधिक महसूस किया गया, बाकी सारे देश में कम था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया जो है एग्रीकल्चरल मार्केट में 2.1% का हिस्सा वैश्विक बाजार में करता है। मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सप्लाई चेन के अंतर्गत में, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से कृषि जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हमें हर एक पर्सपेक्टिव से देखना है। मानव चेतना का जो विकास हुआ था तो मानवता को स्थिर करने के लिए सबसे पहली जो क्रांति हुई थी वो कौन हुई थी, कृषि की क्रांति हुई थी। ये हमें स्थिरता प्रदान किया था। इसके पहले हम लोग नोमाडिक कल्चर के ऊपर चलते थे, बंजारों जैसी जीवन थी, शिकार करते थे, यहाँ से वहां भटकते रहते थे, ठीक है ना। हमारे पास उद्देश्य नहीं था, स्थिरता नहीं थी। कृषि ने हमको स्थिरता प्रदान की, ठीक है, पर्टिकुलरली इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप लोग बात करोगे भूमि सुधार की तो ये क्यों आवश्यक है। भूमि सुधार जब भी होता है तो ये गरीबी मिटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहली चीज कृषि की उत्पादकता बढ़ाता है जिससे गरीबी मिटती है, ठीक है। भूमि सुधार दो तरीके से गरीबी के निवारण में हमें मदद करता है। भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हमारे देश में, एक्चुअली बात यह है दरअसल कि कृषि क्षेत्र का जब भी आप बात करोगे मुख्य जो समस्याएं आती है आपके अंतर्गत में क्या, जो क्षेत्र का आकार, मतलब कि मैक्सिमम जो 80% हमारे देश के किसान हैं वो लघु एवं छोटे किसान हैं जिनके पास जो खेती की जमीन है वो पर्याप्त नहीं है। या तो वो काश्तकार किसान है, ठीक है ना, निर्भर है किसी के ऊपर, बटाईदार जिसको बोलते हैं, जो किराए के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि 80% लोगों की आर्थिक स्थिति कृषि के अंतर्गत में सही नहीं है, समझ रहे हो आप। कृषि इसीलिए पर्टिकुलर क्योंकि हमारे देश में क्या है, असमानता का स्तर बहुत ज्यादा है। एक जनसंख्या की बहुत बड़ी हिस्सा किस पे डिपेंड कर रहा है, कृषि के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कृषि में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि गरीबी को अगर निवारण करना है तो मुख्य रूप से जो चीज प्रभावित कर सकती है जनता को हम उसके ऊपर कार्य करेंगे डायरेक्टली। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली निर्भर करते हैं और यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग हमेशा ट्रेड में सरप्लस पे रहते हैं। एक्सपोर्ट है हमारा 3.8 लाख करोड़ और इंपोर्ट है 1.38 लाख करोड़ का, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड सरप्लस मिलता है हमें। एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत अगर आप देखोगे तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में ले आने का ये क्षेत्र
बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, समझ रहे हो आप, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं तकनीकी सुधार क्या होता है। बेसिकली तकनीकी सुधार हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं, एक होता है तकनीकी सुधार, इसके अंतर्गत में क्या आता है, हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, मतलब कि खाद, उन्नत प्रकार के बीज, इरिगेशन, एग्जैक्टली, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है, कीटनाशक, और ये क्या खरपतवार नाशक आता है, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रासेस वगैरह निकल जाते हैं उनको डालने के लिए अलग केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ट्रैक्टर और एक्सेट्रा, ठीक, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम लोग तकनीकी सुधार की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आती है, हाई यील्डिंग सीड। हरित क्रांति के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या किया था, बीज थे पहले पुराने प्रकार के, हम लोगों ने उसमें क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज किया। अब वही बीज क्या है, उतने ही भूमि क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने लगे, समझ रहे हो। दूसरी चीज क्या है, फर्टिलाइजर, खाद्य, मतलब कि सबसे पहले मृदा में नमी होना जरूरी है। जब भी आप खेती करोगे ना, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। हमारे देश में क्यों ये इतना प्रेशराइज रहता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है, ठीक है ना, इसीलिए प्रेशर रहता है, इसीलिए लैंड रिफॉर्म अधिक आवश्यक है। लोकतांत्रिक देशों की बात करोगे तो इसका चुनाव कर सकते हो कि आप लैंड रिफॉर्म करो या ना करो, लेकिन अब जब भी सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट कंट्री की बात करते हो वहां पे लैंड रिफॉर्म कंपलसरी है। क्यों, आपके भी संविधान में आप देखोगे एक अनुच्छेद है 39B, 39B, जो कि संसाधनों के वितरण के लिए है, ठीक है ना, कि जो भी संसाधन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, समझ लो आप कि संसाधन जो भी जनता में बराबर रूप से बंटे होने चाहिए। भूमि भी एक संसाधन है जिसके ऊपर देश का किसान एवं ऐसा तबका बिलोंग करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। यही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मैक्सिमम लोग किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हमें किसके ऊपर, समाज के इन वर्गों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि केवल गरीबी नहीं हमें मिटाना, हमें क्या असमानता को दूर करना है। आप समझ रहे हो ना, इंसान इंसान को पहचानने लगे, इससे बेहतर क्या होगा, समझ रहे हो। अब सिस्टम में क्यों, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो आप सबको इंसान की नजर से देखोगे, समझ रहे हो, न कि उसके टाइटल की नजर से, तभी आप बेहतर क्या कर सकोगे। हमारे देश में ये असमानताएं अधिक है, इसीलिए लोगों में इतनी ज्यादा कमियां हैं। जब आजादी के पहले हमारे यहाँ जो सेटलमेंट थी, रेवतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी जो सेटलमेंट थी जमींदारी प्रथा के अंतर्गत में आती थी, जो कि काश्तकारों और किसानों के शोषण के लिए प्रमुख कारण थी। लगान का दर जितना मन कर रहा उतना लगा रहा है। ब्रिटिश क्या किए थे उस समय स्टार्टिंग में, ब्रिटिशर्स क्या किए थे, उनके इंडिया में आने से जो हमारे लघु उद्योग थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। कॉटेज इंडस्ट्री, जिनको मोदी जी फिर से रिवाइव कर रहे हैं, जिनको रिवाइव करने की आवश्यकता है, वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर है, समझ रहे हो, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में। तो लघु उद्योग जैसे ही ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे हमारे देश में, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किए। बड़े बड़े मशीन्स लेकर के आए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, कॉटन शर्ट्स, पैंट्स, ये सारी चीजें, हमारी जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई। शहरों में जितने रोजगार थे वो खत्म हो गए। तो लोग क्या करने लगे ना, शहर से गांव की ओर पलायन करने लगे, समझ रहे हो, जिससे क्या हुआ, गांव के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ गया, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा टेंशन हुई, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, भूमि सुधार, भूमि सुधार। भाई इसके अंतर्गत लिखिए, भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, गरीबी निवारण और कृषि उत्पादकता के लिए, और कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक है
आवश्यक है। भूमि सुधार में काश्तकारी किसानों, भूमि सुधार में काश्तकारी किसानों, बटाईदारों यहां लिख दिया हूं, बटैया बचल दिया, लीज पे देते हो आप जमीन, आपकी जमीन है एक्स्ट्रा, आपको आप नौकरी वगैरह में हो, एक्स्ट्रा जमीन है, किसी गरीब को दे दी कि भैया आपको खेती करना, इसका कुछ पार्ट हमें दे देना, ठीक है। बटाईदार के हितों के रक्षा के लिए, बटाईदार के हितों के रक्षा के लिए अति आवश्यक है। आगे लिखे, भारत में केवल, थोड़ा सा हाथ तेज चलाइएगा, ठीक है। भारत में केवल भूमि सुधार, तकनीकी सुधार, भारत में केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपितु भूमि सुधार को, अपितु भूमि सुधार को लागू करना आवश्यक है, लागू करना आवश्यक है। ये डायग्राम बना लीजिए। कृषि उत्पादकता अगर जो आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूमि सुधार किस तरीके से मदद करेगा, ये कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएगा, आगे अभी हम लोग समझेंगे इन चीजों को। और उसके बाद गरीबी निवारण में मदद करेगा। ये डायग्राम बना लीजिए ट्रायंगल वाला, ठीक है। कृषि उत्पादकता है, भूमि सुधार है, तीसरा है गरीबी निवारण। ये आपस में किस तरीके से कोरिलेट है, इस फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, और गरीबी का निवारण भी होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो तकनीकी तरीका है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक लेक्चर और कृषि के ऊपर हो चुका है। आज जो हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली किसके ऊपर बात करेंगे, भूमि सुधार के ऊपर, ठीक है। समस्या को हम लोग समझे नहीं। देखिए, जो क्षेत्र का आकार, सबसे पहली चीज कि हमको जितना जमीन चाहिए खेती के लिए उतनी जमीन पर्याप्त सबके पास नहीं है। 80% जो लोग हैं वो किसके ऊपर, वो लघु एवं छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन की कमी। दूसरी चीज क्या है, भूमि स्वामित्व, बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में सुना है आप लोगों ने। क्या होता है, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, जब क्या हुआ था ना, जमीन को कब्जा करने जाया जा रहा था, लोगों से छीन करके और उसको बराबर रूप से वितरण किया जा रहा था भूमि सुधार के अंतर्गत। तो लोग क्या किए थे, अपनी प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों, अपने पट्टेदारों, इन सबों के नाम पे करके और निकल लिए थे, ताकि किसी और को ये जमीन दान हमको न करना पड़े। आप समझ रहे हो। तो भूमि का स्वामित्व, और मैक्सिमम क्या है ना, आपके यहाँ 70% से ऊपर जो है किसान, वो ना फॉर्मल नहीं, संगठित नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए, ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सब के सब जैसे तैसे हैं। अब जाकर के सरकार 2008 के बाद इसका कंप्यूटराइजेशन शुरू कर रही है। अब तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ड्रोन की मदद से लैंड एरिया का ग्रिड व्यू लेते हैं, उसके बाद लैंड का इंडिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जितनी भी जमीनें हैं उनको बढ़ाया जा सके, और क्या उत्पादन स्तर जो कृषि का है उसको भी इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे तो जमीन, भूमि का उत्तराधिकारी। अब क्या होता है, हमारे यहाँ क्या कंडीशन है कि हेरिटेज हायरार्की सिस्टम चलता है। पिता की संपत्ति पुत्र को, पुत्र की संपत्ति उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, आप समझ रहे हो। इसके अंतर्गत में क्या होता है, जैसे आपके दादाजी होंगे, उनके पास 10 मंडा जमीन होगा, ठीक है, उनके 5 पुत्र हुए, तो हर एक पुत्र पे से 2-2 मंडे ही जमीन पड़ेंगे। आप समझ रहे हो। ये क्या करता है ना, भूमि क्षेत्र को घटाते रहता है, और संयुक्त परिवार का जो कल्चर था धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लोग उठते जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2 लोग कृषि वाले कार्य में लगे रहते थे, 2 लोग बाहर जाकर के कमाते थे। अब क्या है, दोनों लोग अलग अलग हो गए, दोनों कृषि के ऊपर ही निर्भर हो गए, समझ रहे हो।
तो एग्रीकल्चर के ऊपर ये जो डिपेंडेंसी निर्भरता हमारी जो बढ़ते जा रही है, ये काफी चैलेंजिंग है। इस चीज को सही करने के लिए चकबंदी जैसे कानून ये सब लागू किए। उसके बाद क्या है, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी क्या होते हैं? टेनेंट फार्मर्स। ये गरीब किसान होते हैं जो किस पे काम करते हैं, जमीन जो मालिक होते हैं इनको बटाई के तौर पे देते हैं, ठीक है ना, लीज के तौर पे देते हैं, आप इसके ऊपर काम करो, ठीक है, जो भी उत्पादन होगा उसे 1/2 या फिर 1/4 या फिर 1/5 हिस्सा। पुराना जो वित्त आयोग था ना, वो इसके सिलसिले में 1/5 और 1/4 का कानून बनाया था, ठीक है। कई सारे राज्य इसी से लेकर के इम्प्लीमेंट किए थे, लागू किए थे, समझ रहे हो। आगे जब आप देखोगे मध्यस्थता का, मध्यस्थता क्या है? जमींदारी प्रथा, रेवटवारी, जमींदारी, बाबू साहब, ये सारे लोग क्या करते थे? पहले क्या होता था, किसानों के क्षेत्र असंगठित था, अब किसान के ऊपर कोई भी बर्डन पड़ा वो किसके पास जाएगा? जमींदार वगैरह इन लोगों के पास जाएगा। जमींदार क्या करता था? हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन देता था, मजबूरी है, लेना ही है। अब किसान का उत्पादन खराब हो गया, उसकी जमीन गई। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से शोषण होता था। तो तीसरे अगला जो है आधुनिकरण। तो आधुनिकरण के अंतर्गत में ये तकनीकी सुधार सारे आ जाएंगे। हाई एंडिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, खाद जो उर्वरकता की लेकर के आएगा। इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है? लगभग 66.1% जो हमारी आबादी है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है कृषि क्षेत्र में। आप समझ रहे हो ना, सिंचाई के लिए। तो उसके बाद क्या है? पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक होते हैं। अभी टिड्डी दल का हमला याद है? पूरा पाकिस्तान का खाद्य साफ, एक चैलेंज है, समझ रहे हो। किसानों के लिए भैया मेहनत किए साल भर, अचानक से टिड्डी दल का हमला हो गया, सब खत्म खेल, समझ रहे हो। नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो ये सारी चीजें भी परेशान करती हैं। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जब निकल जाते हैं ना खरपतवार, उनको जलाने के लिए अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हर्बिसाइड। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बहुत सारे अलग। यूएसए में आप देखोगे ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग ये सारी बात तो हो गई सारी कृषि के बारे में। अब हम लोग खोजते हैं कहाँ पे? भूमि सुधार पे। हमारे दिमाग की एक बहुत ही खास चीज पता है? नहीं पता पता है। मतलब हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। बंदर का दिमाग कभी ऑब्जर्व किया? कभी स्थिर नहीं रहता है, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, इस जाति पे उस जाति। वो परेशान रहता है कि मुझे करना क्या है। समझ, जैसे ही मैं पलटता हूँ ना, आपका दिमाग कहीं ना कहीं लेके चला जाता है। मंकी माइंड कहते हैं इसे। इसे कंट्रोल करना सीखो, खींच के लाना पड़ता है वहां पे। आपका शरीर, आपका डीएनए इस हिसाब से बनाया गया ना कि आप इस 3 आयामी दुनिया में क्या सरवाइव कर सको, बस उससे ज्यादा कुछ ना करो। जब भी आप कोई भी मेहनत का काम करते हो ना, सबसे पहले आपका दिमाग आपको रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको शरीर को खपाना पड़ेगा, और आपको इस शरीर को तो सुरक्षित रखना है ना। डीएनए कोडिंग है हमारी, बहुत समझिए बात को। आपका शरीर आपके दिमाग के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल करे। और दिमाग को कौन कंट्रोल करेगा? आप। ऐसा नहीं कि दिमाग ही आपको चलाने लगे, समझ रहे हो। तो इन चीजों को समझो, आंतरिक रूप से सोचो। इसको बनाते भी रहिए।
बना लीजिए फिर बताइए। भूमि सुधार, मध्यस्थता का अंत, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्वितरण। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत में लगान का नियमन, बटाईदारों के हितों की रक्षा, काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार, लघु एवं छोटे किसानों की समस्या, चकबंदी, सरकारी कृषि, लीजिंग, भूमि का पुनर्वितरण, सीलिंग, ठीक है ना, सीलिंग, जब्त करना। हो गया, डन, कर लीजिए। स्टार्टिंग में जब हम लोग यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश करता है, लेकिन जब सिलेबस पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है, ठीक है ना। और वही कारण है। हो गया, डन। देखिए भूमि सुधार की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें भूमि सुधार अपने देश के अंतर्गत में करना है। मध्यस्थता का मतलब कि पुराने जितने भी सेटलमेंट सिस्टम थे, रेवतवाली, महलवाली, परमानेंट सेटलमेंट, जो भी ऐसे सेटलमेंट थे जो कि किसानों के हित में थे, ठीक है ना, जो हित नहीं कर रहे थे उनको हम लोग एबॉलिश करेंगे, मतलब कि खत्म करेंगे। उसके बाद क्या है, काश्तकारी सुधार, मतलब कि जितने भी टेनेंट फार्मर हैं, यानी कि जो रेंट पे काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे, लगान की जो नियमन है, जो लगान लगाने की, ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई अगर जो मजबूर व्यक्ति ज्यादा है किसी के यहाँ खेत देने की तो क्या कहेगा 80% उत्पादन मुझे दो और 20% तुम लो, ठीक है, ऐसा नहीं हो। मेहनत कौन कर रहा है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति, वो किसान, काश्तकार, टेनेंट, ठीक है। बटाईदारों के हितों की रक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या है, काश्तकार के स्वामित्व का अधिकार। कृषि का पुनर्वितरण के अंतर्गत में लघु एवं छोटे किसानों की समस्या हम लोग देखेंगे। चकबंदी, ये क्या होता है, छोटे छोटे भूभाग आपके कई जगह, उसको एक जगह जोड़ दिया जाता है। दूसरा क्या है, सरकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मर, जिसमें पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप भी होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो रहती हैं वो क्या भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लीज के ऊपर लेकर के उसके बाद फिर कृषि करती है। लीजिंग समझ रहे हो आप, लीज के ऊपर आपने अपनी जमीन दे दी है, उससे आपको प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। भूमि का पुनर्वितरण के अंतर्गत में सीलिंग, मतलब कि जब्त करना, ठीक है। क्या हुआ था ना, जब भी ये केस उठता है भूमि का पुनर्वितरण करने का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन है, मतलब सरकार ने कोटा डिसाइड किया कि ठीक है हर एक व्यक्ति के पास 10 हेक्टेयर या 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो रहेगा वो सरकार की संपत्ति होगी और उसे हम किसानों में बराबरी रूप से बांटेंगे। सारे के सारे जमींदार भाग गए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। भैया हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है। अब लीगल राइट हो गया आर्टिकल 300A के तहत 300 का, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, उस समय की ये समस्या होता है। जुडिशियरी हमारी आप देखोगे ना, हमेशा टाइम कंज्यूमिंग रहती है, समय बहुत खाती है। आज आप केस दर्ज कर रहे हो सकता है आपको न्याय लेते लेते 25 साल हो जाए। जो जिसने केस दर्ज किया था वो निकल लिया, उसका बेटा लड़ रहा है, समझ रहे हो, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो किसान जितना ज्यादा न्याय नहीं उसको प्रदान किया जाता, उससे ज्यादा शोषण। अब बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, कानून कैसे जानेंगे, सीआरपीसी आईपीसी कैसे समझेंगे, तो इसकी वजह से लॉयर्स भी इनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह की परिस्थिति बन जाती है। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, मध्यस्थता का अंत। लिखिए मध्यस्थता का अंत, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसके अंतर्गत लिखना स्टार्ट करिए। भारत में आजादी से पहले चल रही, भारत में आजादी से पहले चल रही
जमींदारी, महलवारी, जमींदारी, महलवारी और रेयतवारी। अरे हिस्ट्री पढ़ा है ना, 3 सेटलमेंट्स है ना, तीनों पर्टिकुलर एरिया में, अवध साइड में दूसरा है, उधर राजस्थान साइड में दूसरा है, साउथ में दूसरा, समझ रहे हो? तो हिस्ट्री में ये आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हमारे किसानों के शोषण का प्रमुख कारण था। ठीक है, देखिए भारत में आजादी से पहले चल रही जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इन व्यवस्थाओं से किसान, काश्तकारों का शोषण होता था। इन व्यवस्थाओं से किसानों, काश्तकारों का शोषण होता था, जैसे कि अधिक लगान वसूलना, इस कारण से लोग गांव की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के लघु उद्योग प्रभावित हुए थे। आगे लिखिए, लोगों के शहर से गांव के पलायन के कारण, लगान और किराया बढ़ गया था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, आगे लिखिए। आजादी के बाद 1948 में मध्यस्थों का अंत किया गया तथा 1972 में इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब ये किया जा रहा था तो कुछ समस्याएं उठ के आई थी, मैंने अभी डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के मामले में। ठीक है, लिखिए उसको। सबसे बड़ी समस्या इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थों को मुआवजा कहां पे छोटा। सबसे बड़ी समस्या इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थों को मुआवजा प्रदान
मुआवजा प्रदान करने के संदर्भ में, मध्यस्थों को मुआवजा प्रदान करने के संदर्भ में था। विश्व बैंक के अनुसार भारत में भूमि सुधार, विश्व बैंक के अनुसार भारत में भूमि सुधार में देरी का कारण मुआवजा का प्रदान करना है, मुआवजा का प्रदान करना है, मुआवजा का प्रदान करना है। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत में मध्यस्थों के अंदर, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा, बिचौलियों की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो कि क्या है, जमीन गिरवी रखते थे, ठीक है ना, जमींदार, पटीदार। अब पहले के सिस्टम में क्या था, बेसिकली जमींदारी प्रथा चलती थी, रेवतवारी, परमानेंट सेटलमेंट, ये जितने भी अंग्रेज थे वो ज्यादा से ज्यादा लगान चाहते थे, ठीक है। ब्रेन ऑफ वेल्थ आप जान रहे हो, ज्यादा लगान आएगा, ज्यादा से ज्यादा हम धन अपने देश में लेके जा सकेंगे और अपने देश का आर्थिक विकास कर सकेंगे। तो ब्रिटिश वगैरह क्या करते थे, बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, प्रेशराइज करते थे जमींदारों वगैरह को। और जमींदार कहां से निकालते थे, किसानों से निकालते थे। तो आजादी के पहले का सिस्टम था। तो जैसे ही हम आजाद हुए ना, अब समाजवादी प्रथा के अंतर्गत में, अब अनुच्छेद 39B की मैंने अभी बात की थी, वो क्या बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होना चाहिए जनता के अंतर्गत में। ये क्या सामाजिक न्याय के अंतर्गत में आता है, सोशल जस्टिस। फादर ऑफ सोशल जस्टिस आप बी आर अम्बेडकर को कह सकते हो, ठीक है। उनकी स्टोरी अपने आप में इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है आप में। आप उनकी जीवनी पढ़ो, मैं रिकमेंड करता हूं, ठीक है। ये सारे लोग हमारे नेशन के हीरोज हैं, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जीवनी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और भी किताबें पढ़िए, सैपियंस है, उसमें ह्यूमन काइंड की कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, ठीक है। क्या नाम है, हैरारी, नोवाल हैरारी करके हैं, ठीक है ना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ये सारी चीजें पढ़िए, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करेगा। मध्यस्थता के अंत के अंतर्गत में क्या था, जैसे ही ये चीज स्टार्ट किया गया, जैसे ही ये भूमि, ये सेटलमेंट खत्म की जाने लगी, तो क्या हुआ कि जब ये सेटलमेंट खत्म की जा रही थी, तो क्या जितने भी जमींदार थे उनके पास बल्क अमाउंट ऑफ लैंड था, बहुत ज्यादा लैंड था, तो उनको सरकार लेकर के गरीबों में वितरित कर रही थी। तो इसके अंतर्गत में क्या हुआ कि जो जमीन, जैसे ये हमारी है, तो ये अब ये आगे क्या, किसके अंतर्गत में इसको बांटना है। तो सरकार क्या कह रही है कि जिसकी भी जमीन है उसको मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अभी क्या है, अभी कोई रोड बनने लगता है तो जिसका जिसका खेत आता है तो उसको मुआवजे के तौर पे कुछ रकम दी जाती है, ठीक है ना, ताकि आप अपनी जमीन कुर्बान कर रहे हो, उसके बदले में आपको आर्थिक हित के तौर पे हम मुआवजा दे रहे हैं। तो मुआवजे की राशि, अब क्या था, समाजवादी देश के अंतर्गत में हमारे संविधान में प्रावधान क्या है, कह रहा है कि संसाधन का वितरण होना चाहिए। तो संसाधन के वितरण के लिए मुआवजा कैसा, समझ रहे हो। लेकिन हमारे देश में प्रथा थी, तो विश्व बैंक बोलता है पर्टिकुलरली इस चीज को पूरी तरीके से फॉलो करने में, लागू करने में हमें इसलिए देरी हो रही है क्योंकि हमारे में मुआवजे का प्रावधान है। बल्कि आप समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रों में देखोगे तो मुआवजे का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर जो आपके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो आपको जब्त किया जाएगा और गरीबों में बराबर रूप से वितरण किया जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें। दूसरा हेडिंग डालो आप, काश्तकारी सुधार, काश्तकारी सुधार। इसमें पहला डालिए लगान का नियमन, लगान का नियमन। और पहले क्या था, बेसिकली जब आजादी के पहले की आप बात करोगे, सबसे पहले किसानों को फोर्स किया जाता था कि आप कैश क्रॉपिंग करो। कैश क्रॉपिंग क्या होती है और फूड क्रॉपिंग क्या होती है।
जब भी आप खेती इस पर्पज से कर रहे हो कि इसका उत्पादन मेरे खपत में काम आएगा, इसको क्या बोलते हैं, फूड क्रॉपिंग, ठीक है ना। और जब भी आप खेती इस पर्पज से करोगे कि इसके उत्पादन के बाद मुझे बिजनेस करना, जैसे कॉफी, कॉटन, ये सारी चीज, ये सब क्या डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले तुरंत उठा लेते हैं कच्चा सामान की तरह से, समझ रहे हो ना। तो ये कैश क्रॉपिंग है और ये फूड क्रॉपिंग है। तो हमारे किसानों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि आप फूड क्रॉपिंग छोड़ करके क्या करो, कैश क्रॉपिंग करो। इंडिगो की फार्मिंग वगैरह कराई जाती थी, आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, गांधी जी सत्याग्रह वगैरह किए थे इंडिगो फार्मिंग के लिए अगेंस्ट में, समझ रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबरदस्ती किसी को मजबूर करा करके भी अगर जो आप उत्पादन करोगे तब भी उत्पादन स्तर में कमी आएगी, समझ रहे हो। तो काश्तकारों के सुधार में जो सबसे पहले जो नियमन होना था वो लगान का नियमन था। मतलब कि आप अगर जो किसी को लीज पे लैंड दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर जो रेंट लगाओगे अपने हिसाब से लगाओगे, ठीक है ना। पुराना जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, वो क्या रिकमेंडेशन देता है, वो क्या सुझाव देता है कि जितनी भी जमीन है सिर्फ उसके 1/5 या फिर 1/4 हिस्से का ही आप लगान ले सकते हो। आप समझ रहे हो, जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका सिर्फ 1/5 हिस्सा या फिर 1/4 हिस्सा। तो बहुत सारे राज्य इस संदर्भ में लेकर के इस नियम कानून को लागू किए थे। तो इसको लिख लीजिए, लगान का नियमन इसके अंतर्गत में भूतपूर्व योजना आयोग के, भूतपूर्व योजना आयोग के, योजना आयोग पहले था, अभी क्या है, ठीक है, और सारे लोग जान रहे हो, ठीक है। भूतपूर्व योजना आयोग के सुझाव से कृषि भूमि पे लगान, कृषि भूमि पे लगान 1/5 से 1/4, 1/5 से 1/4 हिस्सा, 1/4 से 1/5 से 1/4 हिस्सा कुल उत्पादन का होना चाहिए, कुल उत्पादन का होना चाहिए। ठीक है। कई राज्य इस दिशा में कानून लागू किए, कई राज्य इस दिशा में कानून लागू किए, ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक अगर जो इंडिया की आप बात करोगे तो ये सफल नहीं हुआ। क्यों? अब हमारे यहाँ देश की आबादी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। जितने मतलब हमारे किसान हैं उसका 60 से 80% हिस्सा क्या छोटे और लघु ही हैं। आप किसको किसको न्याय प्रदान कर पाओगे, समझ रहे हो। कल होकर के आपने कोर्ट खोला, सपोज दैट एक न्यायालय खोला, ठीक है। न्यायालय में जब तक एक व्यक्ति आ रहा है, 2 व्यक्ति आ रहा है, चीजें ठीक है। हमारे देश में इतनी ज्यादा केसेस पेंडिंग क्यों है? जनसंख्या भी उसका है, समझ लो आप। जुडिशियरी रिफॉर्म के अंतर्गत में जब भी आप देखोगे न्यायपालिका के सुधारों के अंतर्गत में, तो वहां पे क्या स्पीडी जस्टिस के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तकनीकीकरण। अब क्या है, जितनी भी हमारी चीजें चल रही है वो उसी हिसाब से चल रही है जिस समय हम आजाद हुए थे, ठीक है। अभी सिचुएशन बदल गई है, जब से एलपीजी रिजीम लागू हुआ है, विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल बढ़ने की वजह से क्या है, विश्व जो है एक तरह से चुनौतियों से भर गया, समझ रहे हो आप। तो ये काश्तकारी के अंतर्गत में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश को ना लैंड हंग्री कंट्री बोला जाता है। लैंड हंग्री कंट्री, ये क्या होता है, ऐसा देश जो भूमि के लिए भूखा है। आप यहाँ पे मऊ में पिछले 10 साल पहले अगर जो भूमि का रेट देखोगे तो इतना नहीं था, और मात्र 10 साल में 10 गुना बढ़ गया है, ठीक है ना। जिस जमीन की कीमत पिछले 10 साल पहले 2 लाख रुपए मंडा थी, इस समय आप उसकी कीमत देखने जाओगे तो 20 लाख रुपए मंडा है। तो ये किस लिए है? क्योंकि हमारी जनसंख्या का बोझ निरंतर बढ़ते जा रहा है। जितने कृषि क्षेत्र हैं उनके ऊपर लोग बसते जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो इस वजह से, तो इस आगे लिखिए, भारत में लगान का सफल
भारत में लगान का नियमन, भारत में लगान का नियमन सफल न होने के, सफल न होने के निम्न कारण हैं, निम्न कारण हैं। पहला लिखिए, अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या और जोत भूमि की कमी, जोत भूमि की कमी के कारण और भारत को एक यहां पे लिखा हुआ है लैंड हंग्री कंट्री भी कहा जाता है, लैंड हंग्री कंट्री भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, जोतदारों के आर्थिक सशक्तिकरण में ठीक है, जोतदार के आर्थिक सशक्तिकरण में कमी है। मध्यस्थता का अंत हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, लगान का नियमन इसके अंतर्गत शुरू हो गया। इसके आगे है क्या, बटाईदारों के हितों की रक्षा, हेडिंग डालिए। अगला वाला पॉइंट, बटाईदारों के हितों की रक्षा। अब देखिए, ये जमीन है, इसका एक मालिक होगा और एक पर्टिकुलर बटाईदार होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे जब भी आप कृषि की बात करते हो, किसानी की बात करते हो, तो क्या होता है, जब भी आप बटाईदारों की बात करोगे, हमें ये क्या फायदा करता है, इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं, छोटे वगैरह किसान, वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास भूमि की मात्रा बहुत अधिक है और वो पूरी भूमि का इस्तेमाल उत्पादन के लिए नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या कहेगा, सर ऐसा है, आपकी जमीन है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हो उत्पादन के लिए, एक काम करो, ये मुझको दे दो। ठीक है, अगर इस जमीन में कितना 100 किलो अनाज अगर जो आता है, तो इसका 10% हिस्सा या फिर 1/4 यानी कि 25 केजी मैं आपको दे दूंगा। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है, हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि आपकी जमीन है, मेरी मेहनत है, क्या करेंगे, मेहनताने के रूप में ये सारी चीजें मैं रखूंगा और इसका कुछ हिस्सा मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो बटाईदार इसी तरीके से क्या है, जब भी आप देखोगे ये मालिक पर्टिकुलरली क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, समझ रहे हो? और ये किसान क्या है, ये एक मजबूर व्यक्ति होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही खेती होती है, बीच में ही उनको हटा दिया जाता है, कुछ कहा सुनी हो गई, समझ रहे हो आपस में, उसने क्या किया, बटाईदार को निकाल दिया। अब उसने पर्टिकुलरली उत्पादन के ऊपर कुछ मेहनत की थी, वो तो उसका वेस्ट हो गया, उसने कुछ निवेश किया होगा। इससे क्या होता है, इनके हितों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्लस इनकी जो रेंट है, इसका नियमन कि कहीं इनके साथ रेंट को लेकर के शोषण ना हो। तीसरी चीज क्या है, जब भी क्या होता है, भूमि सुधार के अंतर्गत में जब हम लोग ये क्या कर रहे थे, भूमि का वितरण कर रहे थे, इसके अंतर्गत में क्या था, जब ये बोला गया सरकार से कि जैसे कि व्यक्ति है, बटाईदार है, ये देखा गया कि 12 साल से ऊपर इसी जमीन पे काम कर रहा है। सरकार बोला कि यार ये व्यक्ति इसी पे काम कर रहा है, इस व्यक्ति को तो कोई जरूरत है नहीं, क्यों नहीं इस जमीन को इसी को दे दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही बटाईदार के पास ये ऑप्शन गया, ये मालिक तुरंत इसके पास पहुंचा गया, खबरदार अगर तो जमीन लिए तो जहां लिए, समझ रहे हो आप, क्योंकि बेचारा पर्टिकुलरली गरीब आदमी है, ये लड़ने तो जाएगा नहीं। जो भी ये जमीन वाले लोग होते हैं, प्रधान होते हैं, ठाकुर होते हैं, बाबू साहब होते हैं, राय साहब होते हैं, समझ रहे हो आप, एबोलिशन ऑफ टाइटल, फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल है? उपाधियों का अंत,
है ना, ठीक है। तो उपाधि कौन से, यही बाबू साहब, जमींदार, राजा साहब, समझ लो, इन्हीं का अंत। बाबा चाह रहे हैं पंडित जी, समझ लो ना। और क्या है बेसिकली आजकल शोषण का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ये जो बाबा वगैरह हैं, इन ये जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं, आप देखते हो इनको, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये एक तरह से गुरु हैं, इनके शिष्य हैं, समझ रहे हो, ये डोनेशन देते हैं। इनके पास जो जमीनें हैं ना वो असंगठित है पूरी तरीके से। अभी आगे आएगा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बटाईदारों के हितों की रक्षा किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ये हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, जमीन जोतने वाले बटाईदारों का, जमीन जोतने वाले, जमीन जोतने वाले बटाईदारों का जोत अधिकार सुरक्षित रहे, बटाईदारों को जमीन पर, आगे लिखिएगा, बटाईदारों को जमीन पर अधिकार प्राप्त हो कि उन्हें आसानी से निकाला न जा सके, इस विचार को ध्यान में रखकर, कई राज्य सरकारों ने कानून बनाए, जिसमें मुख्यतः तीन समानताएं हैं। डैश दीजिए, लिखिए पहला लिखिए, जोतदार केवल सरकार द्वारा स्थापित नियमों से ही हटाया जा सकता है। जोतदार सरकार द्वारा स्थापित नियमों से ही हटाया जा सकता है। दूसरा लिखिए, जोतदार केवल तभी हटाया जा सकता है जब मालिक स्वयं खेती करने लगे, या जमीन को निजी इस्तेमाल में उपयोग करें। ठीक है। तीसरा लिखिए, अगर जोतदार को हटाया जाता है तो कुछ हिस्सा जोतदार के लिए अवश्य छोड़ दें। ठीक है। तीन समानताएं मैंने बताई। सबसे पहला क्या बताया कि जो जोतदार है बेसिकली क्या,
उसको सरकार के द्वारा स्थापित नियमों द्वारा ही हटाया जा सकता है। समझ रहे हो आप? मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी भी मन किया तो बटाईदार को रख लिया और कभी भी मन किया तो बटाईदार को हटा दिया। नहीं, अगर जो आपको हटाना है तो विस्तृत रूप से आपको सरकार द्वारा सूचना प्रदान करनी पड़ेगी कि इस कारणवश, अब सपोज दैट क्या है कि एक जमीन है, उसके ऊपर खेती हो रही है, अचानक से इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का ऑप्शन आ गया, वहीं पे पुल का निर्माण होने लगा, तो ऐसे कंडीशन में तो बटाईदार को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकारी जो भी प्रावधान होंगे उस हिसाब से मालिक को चलना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या, अगर जो आप हटा रहे हो तो उसके लिए मुख्य कारण क्या रहना चाहिए कि आप उस जमीन को निजी इस्तेमाल के लिए लेके आ रहे हो। अब जैसे क्या है, पहले क्या था, इस जमीन की आवश्यकता नहीं थी, मेरे यहाँ क्या थे, 5 लोग नौकरी ही करने वाले थे, जमीनें ऐसी ही पड़ी, कोई खेती नहीं कर रहा था, मैंने बटाई पे दे दिया। अगली जो पीढ़ी है उसमें किसी को नौकरी नहीं मिली, सबके सब आपस खेती पे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो खुद के इस्तेमाल के लिए चाहिए। अब भाई सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद में किसी के बारे में सोचेगा। आप समझ रहे हो? तो क्या है, अपनी कल्टीवेशन के लिए अगर यूज कर रहे हो, निजी फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हो, तब तो ठीक है, आप हटा सकते हो। भाई मुझको खुद आवश्यकता पड़ गई, अब बताओ कि पता चला कि आपने किसी को उधार दिया, अब वो बोला था कि आपको 1 साल बाद देगा, लेकिन 6 महीने बाद ही आपको इमरजेंसी पड़ गई, तो आप मांग लेते हो इमरजेंसी में। सेम वैसा कंडीशन है। तीसरा क्या है कंडीशन, जोतदार केवल तभी भी हटाया जा सकता है जब क्या, अगर जो आप इसको हटा रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कुछ एरिया इसको दे दो, चलो भाई इसमें उत्पादन वगैरह करके अपना कम से कम जीवन यापन तो तुम कर लेना। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके का प्रावधान है। तो भारत में ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ था, जिसके मुख्य कारण हम लोग लिख लेते हैं। भारत में इसके सफल न होने के मुख्य कारण निम्न है। भारत में सफल न होने के मुख्य कारण निम्न है। भूमिका, पहला भूमिका जमीनी दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जमीनी दस्तावेज, भूमिका जमीनी दस्तावेज, ब्रैकेट में लैंड रिकॉर्ड की कमी। नीचे नोट देकर लिखिए, प्रोफेसर के.एन. राय के हिसाब से, प्रोफेसर के.एन. राय के हिसाब से भारत में 80% जमीन असंगठित है। भारत में 80% जमीन असंगठित है। दूसरा लिखिए, निजी जुताई, पर्सनल कल्टीवेशन को अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। पर्सनल कल्टीवेशन यानी निजी जुताई को अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा लिख लीजिए, काश्तकार के मालिक के दबाव के कारण, काश्तकार के मालिक के दबाव के कारण अपने अधिकारों का त्याग करना, अपने अधिकारों का त्याग करना। ठीक है, तो 3 कारण मैंने बताया। अब प्रोफेसर के.एन. राय ने कहा कि सर 80% जो लोग हैं वो असंगठित हैं, मतलब कि उन लोग के लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं। आप अगर जो ऐसे लोगों के जमीनों को इकट्ठा करना चाहोगे जिनके पास कोई हिसाबी किताब नहीं है, तो क्या ये संभव रहेगा?
ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी चुनौती यही पड़ी, क्योंकि भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो उसका 80% हिस्सा असंगठित है, जिस वजह से सबसे पहली असफलता और चुनौती का कारण ये बना। दूसरा मैंने बताया क्या, दूसरा बताया पर्सनल कल्टीवेशन, मतलब कि निजी जुताई, जिसके आधार पे आप काश्तकारों को हटा रहे हो, बटाईदारों को हटा रहे हो, ये पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया था। निजी जुताई, अब जैसे मान लीजिए मेरी जमीन है, ठीक है ना, मैं क्या बोला कि मेरे बुआ के लड़के इस पे खेती करेंगे, अब काश्तकार को मैंने हटा दिया, अब बुआ का लड़का भी मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं बोलूंगा ये भी मेरे निजी कार्य के लिए कर रहा है। पहले जो बटाईदार था क्या वो कोई गांव का व्यक्ति था, अब मैं किसी परिवार को दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि निजी है, लेकिन निजी का मतलब क्या, पर्सनली उसके द्वारा होना चाहिए जो जमीन का मालिक है, आप समझ रहे हो ना। तो निजी कल्टीवेशन, पर्सनल कल्टीवेशन को अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था, जिसका इस्तेमाल सारे के सारे ये मालिक लोग शोषण करने के लिए कर रहे थे। तीसरी चीज, जैसे ही इनके अधिकारों के देने की बात आई, सरकार एक्शन लेना शुरू कर रही थी, मालिक क्या कर रहे थे, प्रेशर डालना शुरू कर रहे थे, किसके ऊपर, काश्तकार, ये बटाईदारों के ऊपर। क्या कह रहे थे काश्तकारों से कि अगर जो आपने मेरी जमीन एक्सेप्ट करी और या फिर मैं तुमको निकाल रहा हूं सरकार से जाके बोले, तो देख लेना, समझ रहे हो, बाहर मिल लेना समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से भाई बेचारा कोई गरीब आदमी है, वो कहां बंदूकधारी लड़ने जाएगा, नहीं लड़ने जाएगा। इसी वजह से क्या, ये भी एक प्रमुख कारण था शोषण का, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आप लिखिए काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार। काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी है, ध्यान से देखना, इसमें फैक्ट्स भी मिलेंगे, डेटा भी मिलेंगे, गवर्नमेंट रेफरेंस भी मिलेंगे, प्लस आगे आप देखोगे योजनाएं भी मिलेंगी। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे मेंस के अंतर्गत में, तो आपका आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क ऐसे ही होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। अब बकायदे चार्ट के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू आप समझाइए, ताकि आपका क्वेश्चन खोलते ही उसको सामने कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ इसे सारी चीजें पता है, ठीक है ना। अंदर केवल उसको आंसर पढ़ने की जरूरत तब पड़े जब उसको फैक्ट देखना हो, आप समझ रहे हो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका डायग्राम से ही आ जाना चाहिए। मैक्सिमम टॉपिक्स में मैंने इसीलिए डायग्राम का इस्तेमाल किया है, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका और ज्यादा डेवलप करे, ठीक है ना। ताकि आप जो भी टॉपिक आप क्रिएट करना शुरू करोगे ना, उसको मैक्सिमम कोशिश करो डायग्राम, जितने भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज आप खोल के देखोगे, मैक्सिमम जगह पे वो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस तरीके के स्वामित्व का अधिकार। इसके अंतर्गत देखिए, इस संदर्भ में विचार किया गया, इस संदर्भ में विचार किया गया कि जो काश्तकार किसी भूमि पर 12 साल या 12 साल से अधिक से कार्य कर रहा है, या 12 साल से अधिक से कार्य कर रहा है, उस किसान को उस भूमि का मालिक बना दिया जाए, उस भूमि का मालिक बना दिया जाए। कई राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया गया, कई राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया गया, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटका को ही सफलता प्राप्त हुई, कर्नाटका को ही सफलता प्राप्त हुई। पैराग्राफ चेंज करिए, आगे लिखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने
पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रभावी ढांचा लागू किया। एक प्रभावी ढांचा लागू किया। एक प्रभावी ढांचा लागू किया जिसे ऑपरेशन बारगा के नाम से, बारगा या बरगा जो भी कह लीजिए, ऑपरेशन बरगा के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन बरगा के नाम से जाना जाता है, जो कि काश्तकारों के स्वामित्व से जुड़ा है। जो कि काश्तकारों के स्वामित्व से काश्तकारों के स्वामित्व से जुड़ा है। आगे लिखिए, 1992 तक केवल 1992 तक केवल 4% लोगों को ही 1992 तक केवल 4% लोगों को ही स्वामित्व प्रदान किया गया है। केवल 4% लोगों को ही स्वामित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार, हम लोगों ने क्या बोला, जो 12 साल तक या फिर इससे अधिक समय तक। अब जाहिर सी बात है, एक लैंड एरिया है जिसपे एक व्यक्ति 12 साल या 12 साल से अधिक से काम कर रहा है, मतलब कि इसके मालिक को इस जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इतना अमीर है, जिसको जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है 10-12 साल तक, अब जाहिर सी बात है वो इतनी कैपेसिटी तो रखेगा किसी को डोनेट कर सके, ठीक है, दान कर सके। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कहा कि जो भी 12 साल से अधिक समय से कोई व्यक्ति अगर जो किसी जमीन पे काम कर रहा है तो उसको वहां का मालिक बना दो, ठीक है। और इस वजह से भी कृषि के उत्पादकता में असर पड़ गया। एक जगह आप कार्य कर रहे हो जहां पे आप क्या एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, आप कर्मचारी हो, तब ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन दोगे, या फिर आपकी कंपनी हो तब, आपकी कंपनी हो तब जान झोंक दोगे एकदम, समझ लो। एम्प्लॉय रहोगे तो किसी तरीके से सैलरी रोज मिल जाए, अपना खाता पूरा करो, निकल लो, समझ रहे हो। ये सारी चीजें होती है। तो जब किसान क्या है, इसको मालिकाना हक बोलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करेगा, मतलब कि एग्रीकल्चरल उत्पादकता को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है भूमि सुधार के अंतर्गत में कृषि का पुनर्वितरण, ये हेडिंग डाल लीजिए, कृषि का पुनर्वितरण। ठीक है, इसमें फैक्ट्स वगैरह कुछ ज्यादा है तो लिखते चलेंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, ठीक है। हदबंदी कानून लागू कर, टाइम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी पढ़िए। लेक्चर आपका 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। वहां पे मीटिंग में ये भी बात हुई थी, समय से पहले लेक्चर ना छोड़िए। अगर जो आपको ज्यादा देर होगा ना तो बिना बताए निकल लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण। हदबंदी कानून लागू कर, हदबंदी, हदबंदी या छटबंदी कुछ भी लिख लो, किसी को हद में बांधना, हदबंदी कानून लागू कर भूमिहीन गरीबों के बीच में, हदबंदी कानून लागू कर भूमिहीन गरीबों के बीच में पुनर्वितरण, गरीबों के बीच में पुनर्वितरण। समझ रहे हो? हदबंदी मतलब अब जैसे कि 100 लोग हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये 100 लोग एक समान होंगे। किसी के पास 10 मंडा जमीन होगा, किसी के पास आधा ही मंडा होगा, किसी के पास 20 मंडा होगा, किसी के पास अकेले 100 मंडा होगा, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, जैसे 100 लोग हैं तो हम लोग बांट देंगे कि चलो जिसका 50 मंडे से ऊपर में है
वो क्या, जितना 50 मंडे से ऊपर, सपोज 70 मंडा है तो 20 मंडा हम जब्त कर लेंगे और इसको कहां बांट देंगे, जनता यानी कि किसानों में, ठीक है ना, जिनको आवश्यकता है उन जमीनों की। समझ रहे हो आप, हदबंदी कानून। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक आप लिमिटेशन बाउंड कर रहे हो कि कोई एक व्यक्ति इससे ज्यादा जमीन नहीं रखेगा। आगे लिखिए, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे पश्चिम बंगाल, कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे पश्चिम बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, शेष भारत में सफल रहा, शेष भारत में सफल रहा। कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, शेष भारत में सफल रहा। आगे लिखिए, कुछ जरूरी तथ्य, कुछ जरूरी तथ्य। पहला लिखिए, भारत में कृषि जोत भूमि, भारत में कृषि जोत भूमि का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत में कृषि जोत भूमि का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। यूपीएससी मेंस 2015। दूसरा लिखिए, 1970-71 में 1970-71 में पर व्यक्ति फार्मलैंड लगभग 2.28 हेक्टेयर था, ठीक है, जो कि 95-96 में, ये डेटा लिख लीजिए। कहां फंस गया, भारत में कृषि जोत भूमि का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। 1970-71 में प्रति व्यक्ति 2.28 हेक्टेयर था, 2.28 हेक्टेयर था, जो कि घटकर 1995-96 में जो कि घटकर 95-96 में 1.41 हेक्टेयर हो गया। और 2010-11 में यह 1.15 तक पहुंच गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, 85% से अधिक भूमि धारक 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, 85% भूमि धारक 85% भूमि धारक लघु एवं छोटे वर्ग के हैं, लघु एवं छोटे वर्ग के हैं। नीचे फटाक से हेडिंग डालिए छोटा सा, कृषि भूमि घटने का कारण, कृषि भूमि घटने का कारण। पहला नंबर लिखे, भू उत्तराधिकारी कानून, पहला नंबर भू उत्तराधिकारी कानून। कलीमत है, धीरे बोल रहा हूं, देख से आंसर। भू उत्तराधिकारी कानून। दूसरा लिखिए, जनसंख्या का दबाव, दूसरा लिखिए, जनसंख्या का दबाव। तीसरा लिखिए, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन। लास्ट लिखिए, किसानों में उधारी आदि, किसानों में उधारी आदि। नीचे लिखिए, प्रभाव, प्रभाव। पहला लिखिए, कृषि प्रबंधन में मुश्किलें, कृषि प्रबंधन में मुश्किलें।
औद्योगिकरण एक अलग सेक्टर ही है, जैसे देखिए भूमि क्षेत्र को कम कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली कृषि का भूमि क्षेत्र इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज, जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको घर भी चाहिए, समझ रहे हो आप। तो ये जितने भी लैंड ऑक्यूपाई करना, डेवलपमेंट करोगे तो उसमें जमीन तो जानी है, क्योंकि 4 चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है ना। कहाँ पे कृषि प्रबंधन में मुश्किलें हो गया है। दूसरा लिखिए, कृषि उत्पादकता में कमी, कृषि उत्पादकता में कमी, ठीक है। कृषि भूमि का गलत इस्तेमाल, कृषि भूमि का गलत इस्तेमाल, जमीन बेरोजगार, जमीन विवाद, सॉरी छिपी बेरोजगारी अलग, जमीन विवाद, जमीन विवाद, लास्ट है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी मैंने बताई थी क्या होता है, लोग मतलब लोगों का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रहने दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी देखेंगे, वो स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष छूटें। चलिए धन्यवाद।